तारीख थी 21 सितंबर, साल था 1857। दिल्ली की गलियों में तोपों और बारूद का धुआं छट रहा था। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों को कुचल दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस कब्जे के बाद अंग्रेजों ने जो किया वो शायद इंसानी इतिहास के सबसे क्रूर औपनिवेशिक बदलों में से एक था। ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा तो कर लिया, लेकिन उनकी ये जीत किसी न्याय या कानून की वापसी नहीं थी। यह एक अंधी और संस्थागत क्रूरता की शुरुआत थी। दिल्ली ने बहुत ही सभ्य मानी जाने वाली व्हाइट रेस की जो बर्बरता देखी, उसके सामने शायद नादिर शाह और तैमूर लंग जैसे आक्रमणकारी भी छोटे पड़ जाए। शहर के मशहूर रिहायशी मोहल्ले कच्चा चलान में लगभग 1400 निहत्थे लोगों को उनके घरों से घसीट कर एक लाइन में खड़ा किया गया और बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के अंधाधुंध मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज सेना के 19 साल के सैनिक एडवर्ड विबार्ड ने अपनी चिट्ठियों में इस मंजर को दर्ज करते हुए लिखा है कि किस तरह औरतों के सामने उनके पतियों और बेटों को गोलियों से भून दिया गया। लाल किले के बाहर खूनी दरवाजे पर ब्रिटिश खुफिया अधिकारी कैप्टन विलियम हॉटसन ने बादशाह जफर के 3 बेटों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से खुद अपने हाथों से गोली मारी। अपनी पर्सनल चिट्ठियों में हॉटसन ने इस काम को भी जस्टिफाई किया, यह कहकर कि इन कमबख्त लोगों को धरती से मिटाकर उसे बहुत आनंद आया। सवाल है कि आखिर 82 साल के एक बूढ़े और बेबस मुगल बादशाह से अंग्रेजों को ऐसा क्या खौफ था कि उन्हें अपने ही बनाए कानूनों को ताक पर रख दिया। आखिर क्यों ये अंग्रेज इस कदर वहशीपन पर उतर गए। ये सिर्फ एक विद्रोह को कुचलना नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक सबूतों को अगर देखें तो पता चलता है कि एक शहर के सांस्कृतिक अस्तित्व को मिटाने का सिस्टमेटिक अभियान भी था। लेकिन दोस्तों, यहाँ हिस्ट्री का बहुत ही क्रूशियल सवाल आता है। ट्रेड करने के नाम पर भारत आई एक सभ्य ब्रिटिश कंपनी रातों रात इतनी आक्रामक और खूंखार साम्राज्यवादी सत्ता कैसे बन गई। 1857 की गर्मियों में ऐसा क्या हुआ जिसने इन व्यापारियों के भीतर के खौफनाक चेहरे को बाहर ला दिया। आज मैं आपको इसी कत्लेआम की कहानी सुनाऊंगा जो 1857 के गदर के बाद हुआ। इस कहानी को बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं, क्योंकि अक्सर दिल्ली पर होने वाले हमलों में हम तैमूर लंग और नादिर शाह के हमलों को ही सबसे बड़े हमले मानते हैं। लेकिन आज आपका ये वहम दूर हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने किस तरह से जुल्म ढाए थे 1857 के गदर के बाद। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अंग्रेज़ों के हाथों हुए इस कत्लेआम और बदले की असली कहानी सितंबर में नहीं छिपी। इस कहानी की जड़ें उस दिन जाती हैं जब 57 के बगावत की दस्तक दिल्ली में हुई। 11 मई 1857 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में दहल गई, जब मेरठ के बागी सिपाहियों ने दिल्ली में कदम रखा। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों, दशकों से सुलग रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज और अवध के विलय के चलते यह विस्फोट हुआ था विद्रोह के रूप में। मिलिट्री लेवल पर भेदभाव के साथ साथ दूसरी कई वजहों ने मेरठ में विद्रोह का बिगुल बजाया। मेरठ में विद्रोह करने के बाद ये सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंचे, शहर पर कब्जा कर लिया। उस दौर के रईस और दरबारी अब्दुल लतीफ की डायरी तारीखी रोजना माचा में जफर की उस बेबसी का बहुत ही इमोशनल खाका खींचा गया। लतीफ लिखते हैं कि बादशाह की हालत ठीक वैसी ही थी जैसे शतरंज के बिसात पर शह दिए जाने के बाद बादशाह की होती है। बादशाह की बढ़ती उम्र की थकान, हथियारबंद सिपाहियों का दबाव और डिसीजन ना लेने की क्षमता, इसके बीच में जफर ने मजबूरी और हताशा में विद्रोहियों की बात को मान लिया। असल में उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन अब बचा ही नहीं था विद्रोहियों की बात को मानने के सिवा। इसके अगले ही दिन यानी 12 मई को एक पुराने चांदी के सिंहासन को बाहर निकाला गया। मुगल बादशाहत की बहाली की घोषणा कर दी गई। बहादुर शाह जफर को 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन यह नया सिस्टम शुरुआत से ही बहुत बिखरा हुआ और खून से सना था। सिपाहियों ने वो काम किए जिसने अंग्रेजों को बदले की आंख में झोंक दिया। बादशाह के सख्त विरोध और फरमानों के बावजूद बागियों ने दर्जनों अंग्रेज महिलाओं और बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मुगल दरबार के अधिकारियों ने सिपाहियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सेना पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस तरह की घटनाएं दिल्ली के साथ साथ कानपुर और लखनऊ में भी हो रही थी। इन घटनाओं ने 57 के विद्रोह को बहुत ही वायलेंट और बदले की भावना में बदल दिया। ये वो काम था जिसमें अब किसी भी तरह से शांति या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची थी।
इसके बाद दिल्ली में अंग्रेजों और विद्रोही सिपाहियों का एक लंबा प्रतिरोध चला। सिपाहियों ने संसाधनों को जुटाने और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के अमीर साहूकारों, बैंकरों और व्यापारियों पर अच्छा खासा टैक्स लगाया, जबरदस्ती वसूली भी की। इस लगातार हो रही लूटपाट और प्रॉपर्टी के छिन जाने के डर ने शहर के अमीर और कुलीन वर्ग को विद्रोहियों के ही खिलाफ कर दिया। विद्रोही भी मजबूर थे, लेकिन उनकी लूटपाट के चलते जो विद्रोही सैनिक दिल्ली के लोगों को कल तक अपने रक्षक लग रहे थे, अब शहर के अमीरों को यही लोग लुटेरे नजर आने लगे। विद्रोहियों से बचने के लिए अमीर व्यापारियों ने अपना पैसा छिपाना शुरू कर दिया और विद्रोहियों की मदद करने से साफ मना कर दिया। विद्रोही दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे थे, एक पैसों के लिए दिल्ली के लोगों से और दूसरा अंग्रेजों से। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे थे। 8 जून को ब्रिटिश आर्मी ने बादली सराय की लड़ाई में इंपॉर्टेंट जीत हासिल की। इस लड़ाई से शहर के नॉर्थ पर मौजूद दिल्ली रिज पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। रिज की लड़ाई से हुआ यह कि अंग्रेजों को दिल्ली में एक ऊंची जगह मिल गई। शुरुआत में जो ब्रिटिश आर्मी 30-40 हजार विद्रोहियों के सामने बहुत कम नजर आ रही थी, उसे रिज की ऊंचाई की वजह से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त मिली। हालांकि अंग्रेजों के लिए भी यह रास्ता आसान नहीं था। रिज के ब्रिटिश कैंप में हैजा और पेचिश जैसी महामारियां बुरी तरह से फैल गईं। लेकिन विद्रोही क्योंकि अपनी इंटरनल दिक्कतों में उलझे हुए थे, इस वजह से वो अंग्रेजों की कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाए। क्योंकि विद्रोह लंबा खिंच रहा था और विद्रोही लगातार लड़ रहे थे, इससे अंग्रेजों के बदले की भावना और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस बीच अंग्रेजों की मदद के लिए पंजाब से सिख, पंजाबी मुस्लिम और गोरखा रेजिमेंटों की लगातार सप्लाई होने लगी। इस बात ने इस लड़ाई को अंग्रेजों के फेवर में पलट दिया। अगस्त के आखिर तक ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन की लीडरशिप में एक मूवेबल कॉलम और भारी तोपों के चलते अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। 14 सितंबर के दिन ब्रिटिश पैदल सेना ने भारी गोलाबारी के बीच में बारूद से कश्मीरी गेट को उड़ा दिया और शहर के अंदर घुस गई। अंग्रेज जब शहर में घुसे तो वो इतने गुस्से में थे कि उन्हें विद्रोही सिपाही और आम आदमी में कोई फर्क नहीं दिखा। जब ब्रिटिश सेना ने कश्मीरी गेट तोड़ा तो अंदर घुसते ही उन्होंने सामने आने वाले हर शख्स को गोली मार दी। इसमें निहत्थे नागरिक भी थे और सैनिक, दोनों शामिल थे और ये गली लाशों से पट गई। इसके बाद पूरे एक हफ्ते तक दिल्ली की सकरी सड़कों, बाजारों और मोहल्लों में बहुत ही क्रूर और भयानक स्ट्रगल हुआ। हर एक इंच, हर छत और हर गली के लिए जानलेवा लड़ाई लड़ी गई। विद्रोहियों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन सेना की कमजोरियों के चलते और रसद की भयानक कमी की वजह से धीरे धीरे ये लोग पीछे हटने लगे। 21 सितंबर 1857 आते आते अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। इसके बाद दिल्ली में तांडव का खूनी खेल शुरू हुआ। 82 साल के बहादुर शाह जफर को अपने ही लाल किले के पिछले दरवाजे से भागकर निकलना पड़ा। निजामुद्दीन की दरगाह होते हुए वो हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए। उनके साथ उनका परिवार और कुछ गिने चुने वफादार थे, लेकिन उनके अपनों ने ही उनके साथ धोखा किया। जफर के एक रिश्तेदार मिर्जा इलाही बख्श ने ब्रिटिश ऑफिसर विलियम हॉटसन को बादशाह के छिपने के ठिकाने का पता दे दिया। हॉटसन अपने सैनिकों के साथ, जिन्हें हॉटसन हॉर्स के नाम से जाना जाता था, वो उनके साथ मकबरे पर पहुंचा। मकबरे के चारों ओर हजारों हताश और भूखे नागरिकों और सिपाहियों की भीड़ थी। हॉटसन ने बहादुर शाह जफर को भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। बूढ़ी उम्र, हताशा और बीमारी से टूट चुके जफर के पास दोबारा वही सिचुएशन थी। उनके पास फिर कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने अपनी तलवार हॉटसन को सौंप दी। ये 300 साल पुराने उस मुगल साम्राज्य का फाइनली दी एंड था, जिसने कभी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर एक छत्र राज किया था। अंग्रेज़ों के दिल्ली पर कब्जा होने से लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अंग्रेज़ों के जो जस्टिस के दावे थे वो सिर्फ कागज़ों और झूठे वादों तक ही लिमिटेड थे। बादशाह के सरेंडर के ठीक अगले दिन 22 सितंबर को हॉटसन ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता को बेनकाब कर दिया। जफर के 3 बेटे मिर्ज़ा मुगल, खिज़्र सुल्तान और उनका पोता अबू बकर, इन तीनों को बैलगाड़ी में लाद कर मकबरे से दिल्ली लाया जा रहा था। दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास जब भीड़ जमा होने लगी तो हॉटसन ने बहाना बनाया कि शायद भीड़ उस पर हमला कर देगी। ये बोलकर उसने तीनों मुगल वारिसों को बैलगाड़ी से नीचे उतारा और उन्हें अपने शाही लिबास उतारने का आदेश दिया। जब इन लोगों ने अपने कपड़े उतारे तो हॉटसन ने अपनी कार्बाइन उठाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से इन तीनों को ही अपने हाथों से गोली मार दी। इसके बाद इनकी लाशों को चांदनी चौक की कोतवाली के सामने
उसी जगह पर फेंका गया जहां कुछ महीने पहले बागियों ने अंग्रेजों की लाशें फेंकी थी। अपने प्राइवेट लेटर्स में हॉटसन ने इस घिनौने काम को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश की कि इन कमबख्त लोगों को धरती से मिटाकर उसे बहुत खुशी मिली। मुगल वारिसों का यह कत्ल सिर्फ उस सिस्टमैटिक आतंक की शुरुआत थी जो अगले कई महीनों तक दिल्ली के आम लोगों को झेलना था। दिल्ली का डिक्लाइन सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये एक पूरे शहर का सिस्टमैटिक जेनोसाइड जैसा था। जीत के बाद ब्रिटिश आर्मी ने बाकायदा प्राइज एजेंट अपॉइंट किए। इनका सिर्फ एक काम था, शहर को लूटना और मुगल खजाने को ढूंढना। शहर में लगभग 1.5 लाख की आबादी थी जो संगीनों के जोर पर जबरदस्ती उनके अपने घरों से खदेड़ दी गई। नवंबर की ठंड रातों और बारिश में हजारों लोगों को निजामुद्दीन, महरौली और पुराने खंडहरों में बिना छत और खाने पीने के मरने के लिए छोड़ दिया गया। शहर के अंदर अमीर गरीब का कोई भेद नहीं रखा गया। बदले की आग में अंधी हो चुकी ब्रिटिश आर्मी ने अंधाधुंध हत्याएं की और भयानक लूटपाट की। इस क्रूरता का सबसे भयानक हिस्सा कच्चा चलान जैसे रिहायशी मोहल्लों में देखने को मिला। थॉमस मेटकॉफ के बेटे थियोफिलस मेटकॉफ जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बदले की आग में बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के फांसियां देनी शुरू कर दी। चौराहे पर ब्लड स्टेन्ड स्क्वायर लगाए गए। ये टेम्परेरी इंतजाम था लोगों को फांसी देने के लिए। सिर्फ दिल्ली में नहीं, कानपुर और लखनऊ में भी ऐसे ही ब्लड स्टैंड स्क्वायर लगाए गए थे। कच्चा चलान में लगभग 1400 निहत्थे लोगों को एक कतार में खड़ा करके बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया। एक 19 साल के ब्रिटिश सैनिक एडवर्ड विबार्ड ने अपनी चिट्ठियों में इस क्रूरता को डिटेल से बताया है। वो खुद एक्सेप्ट करता है कि किस तरह महिलाओं के सामने उनके पतियों और बेटों की हत्या की गई, घरों को आग लगा दी गई और खून से सनी सड़कों पर लाशों के ढेर लगा दिए गए। इन लाशों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, बल्कि इन्हें कुत्तों और गिद्धों के लिए छोड़ दिया गया। दिल्ली का चांदनी चौक जो अपने बाजारों से रोशन रहता था, वहां पर नील बर्न और जनरल नील के आदेश पर ब्रिटिश टुकड़ियां भूखे भेड़ियों की तरह घुसी। घरों के दरवाजों को कुल्हाड़ियों से तोड़ा गया, अंदर छिपे मर्दों को घसीटकर सड़क पर लाया गया, एक कतार में खड़ा करके उन्हें गोली मार दी गई। न कोई सुनवाई, न कोई रहम। जिसने भी भागने की कोशिश की उन्हें संगीनों से गोद दिया गया। चांदनी चौक की नहर जो कभी शहर की सुंदरता थी, उस दिन इंसानी खून से लाल होकर बह रही थी। इससे भी क्रूर घटना अगर आप देखो तो वो थी जामा मस्जिद के पास बने अस्थायी अस्पतालों में होने वाला अत्याचार। इन अस्पतालों में वो भारतीय घायल पड़े थे जो लड़ने की हालत में भी नहीं थे। ब्रिटिश सैनिकों ने इन सब बातों को ताक पर रखकर इन निहत्थे घायलों पर हमला बोल दिया। क्योंकि ये घायल भाग नहीं सकते थे, इसलिए संगीनों का इस्तेमाल किया गया ताकि गोलियों की बचत हो जाए। घायलों को उनके बिस्तरों पर ही तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। चीखें बंद गलियों में दबकर रह गईं। ये केवल जीत का उन्माद नहीं था, बल्कि एक ऐसी नफरत थी जो बीमार और मरने की हालत में पड़े आदमी में भी अपना दुश्मन देख रही थी। आज अगर आप दिल्ली जाओ तो दरियागंज नाम की जगह अपनी किताबों के लिए फेमस है। इस दरियागंज में जो व्यापारी और पढ़े लिखे परिवार थे, उन्होंने खुद को घरों में कैद कर लिया था इस उम्मीद में कि शायद दीवारें उन्हें बचा लेंगी। लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने इन घरों को बाहर से बंद करके इसमें आग लगा दी। धुएं और लपटों के बीच घिरे परिवारों के पास दो ही रास्ते थे, या तो अंदर चलकर मर जाएं या बाहर निकलकर अंग्रेजों की गोलियों का सामना करें। कई घरों से औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें घंटों तक आती रही, जब तक कि छतें गिर नहीं गई। पूरा इलाका एक शमशान घाट में तब्दील हो गया, जहां राख के ढेर के नीचे दिल्ली की एक पूरी पीढ़ी दफन हो गई। इन सबके बीच लाल किले की प्राचीर से जब अंग्रेज़ों ने शहर को देखा तो उन्हें वहाँ घर नहीं, बल्कि अपनी तोपों के रास्ते में नजर आने वाली बाधाएं नजर आई। सुरक्षा के नाम पर किले के चारों ओर एक बहुत बड़ी फायरिंग रेंज तैयार करने की बात कही गई। देखते ही देखते बारूद के ढेरों से सदियों पुराने मोहल्लों और नक्काशीदार हवेलियों और इसके साथ ही ऐतिहासिक कटरा बाजारों को उड़ाना शुरू कर दिया गया। इन धमाकों के साथ दिल्ली का सदियों पुराना आर्किटेक्चर ढेर हो गया। दोस्तों, ध्यान से देखें तो इस ट्रेजिडी ने दिल्ली की उस सांस्कृतिक और इंटेलेक्चुअल लाइफ को बर्बाद करके रख दिया जिसके लिए दिल्ली मशहूर थी। सदियों पुरानी शाही लाइब्रेरियों को जला दिया गया या फिर उनकी किताबें नीलाम कर दी गई। जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद जैसी हिस्टोरिकल और पवित्र बिल्डिंग्स को ब्रिटिश घुड़सवार आर्मी के अस्तबलों और बैरकों में तब्दील कर दिया गया। उस दौर में दिल्ली में ही मौजूद महान उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब इस रक्तपात से इतने आतंकित हुए और हताश हुए कि उन्होंने अपनी बाकी की लाइफ में लिखने को लगभग छोड़ ही दिया। गालिब को भी ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने पूछताछ के लिए पेश होना पड़ा था। उनकी पर्शियन डायरी दास्तान बुई में दर्ज उनका बयान बताता है कि कैसे एक सभ्यता का पतन हो चुका था।
जिन मुशायरों और अदब के लिए दिल्ली जानी जाती है, वो अब एक बड़ी कब्रगाह और एक वीरान मिलिट्री छावनी बन चुकी थी। सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह थी कि इस जेनोसाइड के बाद जस्टिस का एक क्रूर नाटक भी रचा गया। 82 साल के बहादुर शाह जफर पर जनवरी 1858 में लाल किले के दीवाने खास में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ये बेहद क्रूर बात थी कि यह मुकदमा उसी दीवाने खास में हुआ जहां पर मुगल सम्राट कभी खुद फैसला सुनाया करते थे। मेजर हैरियट की लीडरशिप में एक बेहद बेतुके ढंग से इस पूरे केस को इंटरनेशनल मुस्लिम साजिश के रूप में पेश करने की कोशिश हुई। उन्होंने जानबूझकर इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया कि विद्रोह की शुरुआत मुख्य रूप से अवध के उच्च जातीय हिंदू सिपाहियों ने की थी और मुगल दरबार ने भारी मिलिट्री दबाव में इसे बिना अपनी मर्जी के एक्सेप्ट किया। जफर को अपनी सफाई पेश करने का कोई रियल या निष्पक्ष लीगल राइट नहीं दिया गया। इस पूरे केस के दौरान जफर को एक बंद कमरे में रखा गया, जैसे चिड़ियाघर में जानवरों को एक पिंजरे में बंद रखते हैं, जहां अंग्रेज अधिकारी उन्हें देखने आते और उनका मजाक उड़ाते थे। 9 मार्च 1858 को उन्हें दोषी ठहराया गया और आखिरकार उन्हें म्यांमार के रंगून जेल में निर्वासित कर दिया गया। एक बैलगाड़ी और एक फिर समुद्री जहाज के रास्ते उन्हें उनकी पत्नी जीनत महल और परिवार के बचे हुए सदस्यों के साथ निर्वासित कर दिया गया। रंगून में उन्हें एक लकड़ी के गैरेज में रखा गया। 1862 में उनकी भी एक गुमनाम मौत हुई। ब्रिटिश प्रशासन मुगल नाम से इतना खौफजदा था कि कैप्टन नेल्सन डेविस ने उनकी कब्र पर चूना डलवा दिया ताकि शरीर जल्दी गल जाए और उस जगह को समतल कर दिया जाए, जिससे कि कभी भी वहाँ कोई स्मारक ना बन सके। पॉलिटिकल लेवल पर इस घेराबंदी और उसके वायलेंट रिजल्ट्स ने भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल दिया। 57 की इस क्राइसिस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह सोचने पर मजबूर किया कि भारत जैसे बड़े सबकॉन्टिनेंट का शासन एक ट्रेडिंग कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और महारानी विक्टोरिया के डिक्लेरेशन से ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। भारत की सत्ता सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। वो दिल्ली जो मुगल बादशाहों की समृद्धि का प्रतीक माना जाती थी, अब वो खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली के उस खौफनाक मंजर की जो 1857 के गदर के बाद दिल्ली को देखना पड़ा। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।